थिक असेंडिंग लिम्ब से रीएब्जॉर्प्शन होना किसका, सोडियम का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, इसको पढ़ेंगे। तो थिक असेंडिंग लिम्ब से सोडियम का जो होता है वो 25 to 30% रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो क्या होता है, कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है इन तीनों का देखेंगे। तो ये जो है वो थिक असेंडिंग लिम्ब के जो है वो सेल है, और यहाँ पर कौन सा चैनल होता है, एनकेसीसी चैनल होता है, जो कि एक सोडियम को, एक पोटेशियम को और 2 क्लोराइड को अंदर फेंकता है। अब यहाँ पर जो सोडियम है उसको हमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में रीएब्सॉर्ब करना है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है जो सोडियम को कहाँ फेंक देता है, फिर से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में फेंक देता है। अब जो क्लोराइड अंदर आया, ये देखो 2 क्लोराइड अंदर आए, उनको भी यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में फेंकने का काम एक चैनल करता है जिसका नाम होता है, क्या होता है इस चैनल का नाम, क्लोराइड चैनल होता है, जो कि केबी वैरायटी का होता है। और उसको कौन मदद करता है, बार्टीन प्रोटीन जो होता है वो उसको मदद करता है, किसको, क्लोराइड चैनल को। अब जो पोटेशियम बचा है वो एक्चुअली क्या करता है, जो पोटेशियम होता है वो फिर से वापस ल्यूमेन में फेंका जाता है, और उस चैनल का नाम होता है रॉम के चैनल। तो रीनल आउटर मिडलरी पोटेशियम चैनल होता है जो पोटेशियम को बाहर फेंकता है। जब पोटेशियम, अब जब तीनों चीज़ें अंदर गई थी, देखो सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड को, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो, क्योंकि सोडियम पोटेशियम 2 पॉजिटिव और 2 क्लोराइड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन एक पोटेशियम बाहर आने से एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है, जो कि मेम्ब्रेन के बाहर डिपॉजिट हो जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो रिपेल करके या फिर पुश करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम को, और वो फिर पैरासेलुलरली पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या हो जाती है, रीएब्सॉर्ब हो जाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल कॉन्ट्रेक्टिबल और थिक असेंडिंग लिम्ब से रीएब्सॉर्ब होते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्ट्रेक्टिबल में 65% और थिक असेंडिंग लिम्ब से 25% रीएब्सॉर्ब होते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा थिक असेंडिंग लिम्ब से इसी पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट से रीएब्सॉर्ब होता है 70%, और 15% प्रॉक्सिमल कॉन्ट्रेक्टिबल से होता है। अब ये जो लिखा है मैंने कि प्रॉक्सिमल कॉन्ट्रेक्टिबल और थिक असेंडिंग, कैल्शियम और मैग्नीशियम का यहाँ पर पैसिव तरीके से ही रीएब्सॉर्प्शन होता है। अब आगे की बात कि देखो यहाँ पर एक टाइट जंक्शन है, और एक टाइट जंक्शन से एक्चुअली पैरासेलुलर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, अब सबसे पहली बात कि अगर हमने इस पर्सन को लूप डायरेटिक्स दिए, लूप डायरेटिक्स जैसे कि फ्यूरोसोमाइड दिया हमने, तो थायराइड भी एक डायरेटिक्स होता है, लेकिन वो थायराइड जो होता है वो डायरेटिक्स है, और लूप डायरेटिक्स भी एक डायरेटिक है जिसमें आता है फ्यूरोसोमाइड। फ्यूरोसोमाइड जो होता है वो किसको इनिबिट करता है, एनकेसीसी को इनिबिट करता है। एनकेसीसी अगर इनिबिट हो जाए तो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड अंदर जाएंगे ही नहीं सेल के, तो बाहर यूरिन में रहेंगे। उसी प्रकार से पोटेशियम भी बाहर रहेगा, सभी बाहर रहेंगे, तो क्या होगे, जो सोडियम है या फिर पोटेशियम है और क्लोराइड है वो यूरिन में लॉस्ट हो जाएंगे। अगर ये पंप नहीं चला तो नीचे वाली कोई भी ये पॉजिटिव चार्ज बाहर डिपॉजिट नहीं होगा, तो कैल्शियम मैग्नीशियम का भी रीएब्सॉर्प्शन नहीं होगा, तो कैल्शियम मैग्नीशियम भी क्या होगा, उसका भी, वो भी यूरिन में चले जाएंगे। इसलिए जब भी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो लूप डायरेटिक्स होते हैं उनका एक साइड इफेक्ट पड़ते हैं, जिसमें हम लिखते हैं कि लूप डायरेटिक्स लेने से आदमी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की लेवल जो होती है वो बॉडी में कम हो जाती है। तो उसका कारण ये है, इसकी वजह से वो कम हो जाता है। अब देखो और एक चीज़ हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये जो टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन बनता किससे, क्लाउडिन प्रोटीन से। क्लाउडिन प्रोटीन का दूसरा नाम है पैरासेलिन 1। अब जब इसको कोड करता है क्लाउडिन 16 जीन, अब क्लाउडिन 16 जीन का जब म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो पैरासेलुलर पैसिव रीएब्सॉर्प्शन हो रहा था कैल्शियम और मैग्नीशियम का, वो नहीं होगा। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का रीएब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फैमिलियर हाइपोमैग्नीशिया विथ हाइपरकैल्सीयूरिया। इसको, इस डिसीज का नाम है फैमिलियर हाइपोमैग्नीशिया विथ हाइपरकैल्सीयूरिया। अब एक लास्ट चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे हम, जिसको कहते हैं बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम के 4 टाइप पढ़ते हैं। टाइप 1 पढ़ता है जिसमें म्यूटेशन होता है एनकेसीसी का। टाइप 2 में म्यूटेशन होता है रॉम के चैनल का। टाइप 3 में म्यूटेशन होता है सीआईसी केबी वैरायटी के चैनल का, मतलब क्लोराइड के चैनल का। और टाइप 4 में बार्टिन प्रोटीन का म्यूटेशन होता है। अब हमें पता है कि बार्टिन प्रोटीन तो यहाँ पर है, तो देखो क्या हो जाएगा, जो रीएब्सॉर्प्शन है क्लोराइड का वो नहीं होगा, तो पता है कि रीनल प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जो बार्टिन प्रोटीन है वो इंटरनल ईयर में भी होता है, इसलिए जब भी टाइप 4 तुम्हें बार्टिन सिंड्रोम हो तब सेंसरी न्यूरल डिफनेस भी होता है और रीनल प्रॉब्लम्स भी होती है। दैट्स इट।